इतिहास की सबसे महान और शायद सबसे ज्यादा विवादित पावर मैनुअल के बारे में अगर कोई सोचे तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि किसी बड़े से राजा ने अपने बहुत ही सुरक्षित और आलीशान महल में बैठकर इसे लिखा होगा। बिल्कुल। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस सच्चाई पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। मतलब आज हम एक YouTube वीडियो लाइफ एक्सप्लेन्ड इन 18 मिनट्स माकियावेली के आधार पर निकोलो माकियावेली के दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चर्चा नहीं है। ये असल में जिंदगी का वो कड़वा मैनुअल है जो बताता है कि दुनिया की मशीनरी हकीकत में काम कैसे करती है। सही कहा। और इसे डिकोड करना हमारा मिशन है, क्योंकि पिछले 500 सालों से इस फिलॉसफी को या तो गलत समझा गया है या फिर मतलब एक खलनायक की सोच बताकर सीधे खारिज कर दिया गया है। एकदम सही। और इस दर्शन को गहराई से समझने के लिए ना हमें उस माहौल को समझना होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। माहौल कुछ ऐसा था। तारीख थी 10 दिसंबर 1513। फ्लोरेंस शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर टस्कनी का एक छोटा सा गांव है ना। हाँ, एकदम वीरान सा गांव। वहां एक 44 साल का आदमी निर्वासित जीवन जी रहा है। मतलब उससे उसकी हर एक चीज, उसकी पूरी पहचान छीन ली गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 14 महीने पहले यही इंसान फ्लोरेंस का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। बिल्कुल, वो राजाओं के साथ उठता बैठता था, नीतियां बनाता था। पर फिर पासा पलट गया। मेदिची परिवार वापस सत्ता में आया और इस इंसान पर साजिश का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। और जो यातनाएं उसे दी गईं, मतलब स्रोत में जो बताया गया है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसे हवा में रस्सियों से बांधकर लटकाया गया और झटके से नीचे गिराया गया। हाँ, और वो भी 6 बार, ताकि उसके कंधे अपनी जगह से निकल जाएं और वो दर्द के मारे कोई ऐसा गुनाह कबूल कर ले जो उसने किया ही नहीं था। पर उसने कुछ नहीं कबूला, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ छीनकर उसे शहर से बाहर फेंक दिया गया। देखिए, आमतौर पर जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है ना, तो वो पूरी तरह टूट जाता है। या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या शराब में डूब जाता है। हाँ, आम इंसान का तो यही हाल होता है। पर मैकियावेली के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। उसी अपमान के बीच उसने इंसानियत और सत्ता की असली फितरत को खोजना शुरू किया। और उसकी वो गांव वाली दिनचर्या भी तो कितनी अजीब थी। 2 एकदम अलग हिस्सों में बटी हुई। हाँ, दिन और रात की दोहरी जिंदगी। दिन में वो बिल्कुल एक हारे हुए ग्रामीण की तरह बर्ताव करता था। मतलब खेत का काम करना, लकड़ी बेचने वालों से चंद पैसों के लिए घंटों बहस करना। बिल्कुल। दोपहर में वो गांव के अड्डे पर कसाईयों और लक्कड़हारों के साथ ताश खेलता था। उनके साथ चीखता चिल्लाता था। बाहर से देखने पर लगता कि भाई इसने अपनी नियति मान ली है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि रात होते ही पूरा दृश्य बदल जाता था एकदम से। रात को वो घर आता, दिन भर के वो गंदे धूल मिट्टी वाले कपड़े उतारता और पुराने समय के शानदार दरबारी कपड़े पहनता था। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। ये ऐसा है जैसे दिन भर धूल मिट्टी में काम करने के बाद कोई रात को अपने दिमाग के अंदर एक सुपर हीरो का सूट पहन ले। बहुत सही तुलना है ये। और उन्हीं शाही कपड़ों में वो अपनी कल्पना में इतिहास के महान विचारकों और राजाओं के दरबार में जाता था। मतलब बाहरी दुनिया ने उसे हरा दिया था, लेकिन अंदर से उसने खुद को राजा बनाए रखा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली शक्ति बाहरी हालातों से नहीं आती। इसी मानसिक अवस्था में बैठकर उसने द प्रिंस किताब लिखी। और बिना किसी सेना या पैसे के, बस अपने विचारों से। और इसी सोच ने उसे वो कड़वा सच देखने में मदद की जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, उसका पहला बड़ा सिद्धांत कि जिंदगी अच्छाई को इनाम नहीं देती, बल्कि सही देखने की क्षमता को इनाम देती है। और मैकियावेली के अनुसार इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब और घबराहट वाला एहसास होता है। घबराहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि इंसान अच्छा होता है। पर मैकियावेली के लिए स्वार्थ कोई बुराई नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक सिस्टम है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह। अब गुरुत्वाकर्षण ना तो अच्छा है ना बुरा, वो बस अपना काम करता है। यानी अगर हम इसे समझ लें तो हम पुल और हवाई जहाज बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचकर पहाड़ से कूद जाएं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और गुरुत्वाकर्षण आपको नहीं गिराएगा, तो जमीन हमारी अच्छाई देखकर हमें बचाने नहीं आएगी। एकदम सही। जब मुसीबत आती है तो हर इंसान अपनी सुरक्षा पहले देखता है। स्रोत में 1494 के फ्लोरेंस का एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण है। हाँ, जब मेडिची परिवार का 60 साल का राज था।
और जनता उनके गुणगान करती थी। पर जैसे ही फ्रांस का राजा चार्ल्स सातवां अपनी 30,000 की सेना लेकर आया, पिरो डे मेडिची ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और मजे की बात देखिए, जो जनता कल तक उनके लिए जान देने को तैयार थी, उसने कुछ ही घंटों में मेडिची महल लूट लिया। बाप रे। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर दुनिया इतनी ही स्वार्थी है तो क्या इसका मतलब हमें किसी दोस्त या पार्टनर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, माकियावेली समाज को बिखरने की बात नहीं कर रहा। वो इसमें भी एक आजादी देखता है। आजादी? वो कैसे? क्योंकि भरोसा कोई जादुई एहसास नहीं है। भरोसा एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर जिसकी देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब जब हम इंसानी फितरत की सच्चाई को मान लेते हैं तो हम अवास्तविक उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और जब आप मान लेते हैं कि दबाव पड़ने पर इंसान अपना स्वार्थ देखेगा, तो आप धोखे से टूटना बंद कर देते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर दुनिया गुरुत्वाकर्षण जैसे स्वार्थ पर चलती है तो इस दुनिया में एक इंसान सफल कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैकियावेली 2 ताकतों के जरिए देता है, फॉर्च्यूना और विर्चू। जिंदगी इन्हीं 2 ताकतों की जंग है। फॉर्च्यूना यानी किस्मत या हालात, है ना, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, मैकियावेली इसे एक भयंकर बाढ़ वाली नदी कहता है। बीमारी आना, इकोनॉमी गिरना, जिंदगी का 50% हिस्सा इसी फॉर्च्यूना के हाथ में है। मतलब 50% तो हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन बाकी का जो 50% है वो विर्चू है। सही कहा। और विर्चू का मतलब कोई अच्छाई या सज्जनता नहीं है। विर्चू है काम करने की ताकत, चतुराई और हालात पर काबू पाने की क्षमता। वीडियो में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण था, फ्रांसिस्को स्फोर्जा का। 1401 में पैदा हुआ था वो। हाँ, और फ्रांसिस्को के पास ना तो पैसा था और ना ही शाही खून। शुरुआत में उसकी फॉर्च्यूना एकदम कमजोर थी। तो वो पैदाइशी अमीर नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो एक भाड़े का सैनिक था, लेकिन उसके पास असीमित विर्चू थी। मतलब रणनीति और समझदारी। हाँ, और अपनी इसी वर्चू के दम पर उसने खुद को मिलान का शासक बना लिया। उसने किस्मत का इंतजार नहीं किया। तो इस सब का मतलब आखिर क्या है? हम तूफान या उस बाढ़ को रोक तो नहीं सकते। नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम एक ऐसा मजबूत जहाज जरूर बना सकते हैं अपनी विर्चू से, जो उस तूफान से लड़ सके। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और जो लोग अपना समय फालतू बहसों में या इंटरनेट पर बर्बाद करते हैं, जब बाढ़ आती है तो उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होता। सही बात है। लेकिन मान लीजिए हमने अपनी विर्चू से खुद को मजबूत कर लिया, फिर हम उस बाहरी दुनिया से कैसे निपटें जो सिर्फ दिखावे पर चलती है? हाँ, ये मैकियावेली का एक और कड़वा सच है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। मतलब एक शासक को दयालु और धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन वक्त पड़ने पर बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। हाँ, और यही मैकियावेली को सबसे बड़ा खलनायक मान लिया गया। लोगों को लगा वो धोखा देना सिखा रहा है। पर क्या वो धोखा देना सिखा रहा है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये धोखा नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया के हिसाब से अडैप्ट करना है। तो क्या सफलता के लिए पूरी तरह क्रूर और धोखेबाज हो जाना चाहिए? नहीं, और इसके लिए द प्रिंस के चैप्टर 8 का उदाहरण बहुत जरूरी है। साइरिक्यूस के एगथोक्लिस की कहानी। हाँ, वो कुम्हार का बेटा जिसने धोखे से सीनेटरों को बातचीत के लिए बुलाया और उन सब का खून कर दिया। बिल्कुल, और इस क्रूरता से वो ग्रीस के सबसे ताकतवर शहरों का शासक बन भी गया। लेकिन क्या उसे वो सम्मान मिला जो एक राजा को मिलना चाहिए? यही तो बात है। वो जीता जरूर, लेकिन कभी चैन से सो नहीं पाया। हमेशा अपनों से ही डरता रहा। हाँ, क्योंकि उसने भरोसे की नींव ही खत्म कर दी थी। हाँ, मैकियावेली ये नहीं कह रहा कि हमेशा झूठ बोलो या बेमतलब की क्रूरता करो। एगथोक्लिस की तरह झूठ पर बनी इमारत बहुत कमजोर होती है। तो असली सलाह क्या है? असली सलाह ये है कि अपना दिखावा और अपनी असलियत का अंतर खत्म कर दो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। वाह, ये एक बहुत गहरी बात है। पर एक और खतरा है ना, जब कोई इंसान अपनी काबिलियत से सब कुछ हासिल कर लेता है। हाँ, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का सिद्धांत। जब सब मिल जाता है तब असल खतरा शुरू होता है। समाजों का एक साइकिल होता है। मतलब पहले संघर्ष से ताकत आती है, फिर ताकत से सिस्टम बनता है, सिस्टम से तरक्की होती है, और तरक्की से आता है आराम। और ये आराम सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि आराम से कमजोरी आती है और फिर पूरी तरह से गिरावट शुरू हो जाती है। बिल्कुल, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
बाहर के बारबेरियन से ज्यादा रोम अंदर के आराम की वजह से गिरा था। मतलब उनके पास इतनी सुख सुविधाएं आ गई थी कि वो आलसी और अंदर से खोखले हो गए थे। हाँ, मैकियावेली मानता था कि टकराव और संघर्ष बहुत जरूरी है। आराम एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपको सुला देता है। ये बात आज के हमारे जीवन से कितनी जुड़ती है। हम सब सफलता के बाद बस आराम के जाल में फंस जाते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। और वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कभी-कभी बेवकूफ दिखने में भी एक समझदारी होती है। बेवकूफ दिखने में समझदारी वो कैसे? क्योंकि जब दुनिया आपको कम आंकती है तो आपको खामोशी से खुद को तैयार करने का वक्त मिल जाता है, जैसे मैकियावेली को उसके 14 साल के निर्वासन में मिला। बिना शोर किए खुद को मजबूत बनाना। बिल्कुल। और मैकियावेली को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो बस हालातों को कोसते रहते और कुछ करते नहीं। हाँ, मतलब निष्क्रियता सबसे बड़ा पाप है। गलत फैसले लेना कुछ ना करने से तो बहुत बेहतर है। कम से कम इंसान कुछ सीखता तो है। एकदम सही। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो सिर्फ पतन ही होता है। आज की इस पूरी चर्चा ने कई स्थापित आदर्शों को चुनौती दी है। दुनिया सच में वैसी नहीं है जैसे किताबों में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। और आंतरिक ताकत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। सही बात है। और इस एपिसोड का अंत मैं एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगा। स्रोत सामग्री के आधार पर ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, मैकियावेली 14 साल तक खामोशी से अपना काम करता रहा। उसने एक ऐसा बीज बोया जिसका फल उसने खुद जीते जी कभी नहीं देखा। पर आज 500 साल बाद भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सही बात है, उसका प्रभाव आज तक कायम है। तो आज की इस दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए, रातों रात तारीफ चाहिए, क्या असली और सबसे बड़ी ताकत वो नहीं है जिसे बनने में सालों की खामोशी लगती है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी जिंदगी में सिर्फ बेहतर हालातों का इंतजार कर रहे हैं या खामोशी से कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमें तोड़ने वाली परिस्थितियों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।